हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहली वीडियो में कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है ना, इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ईडियम्स है। ठीक है ना। अब बेटा ईडियम्स क्या होता है? ईडियम्स का मतलब होता है जो हम लोग हिंदी में कहावतें करते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी में हमारी कहावतें होती हैं, इंग्लिश में उसी को ईडियम कहते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि आप सोचोगे कि ईडियम्स हम लोगों को क्यों करना है। देखो बेटा, अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है ना, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईडियम आपके उसमें एग्जाम्स में आते हैं। और आप अगर नहीं भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो भी आपको एक जनरल मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में ये काम आता है। ठीक है ना। इंग्लिश स्पीकिंग जैसे हम लोग कहावतें यूज करते हैं, है ना, ये बेसिकली वर्ड्स को, ठीक है ना, और ज्यादा एम्बिलिश करने के लिए, सेंटेंसेस को और ज्यादा एम्बिलिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। आप देखोगे बहुत से इसमें जो इंग्लिश के हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं, इडियम्स करेंगे, उसमें आप देखो हिंदी के भी वर्ड्स होंगे, हिंदी के भी इडियम्स होंगे, ठीक है ना, कहावतें होंगी। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे। बैड हेयर डे का मतलब होता है कि कोई बहुत बुरा दिन होना। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है, ठीक है, कि मतलब कोई ऐसा दिन चला जाता है कि बहुत ज्यादा आपका बुरा निकल जाता है। तो अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ठीक है ना। तो मतलब एक कोई ऐसा दिन आपका जाता है कि जो बहुत बुरा दिन गया है। ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ कि वीडियो क्लियर आ रही है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आपका आपका आता है अ बैड पैच। अ बैड पैच, इसका मतलब ये होता है कि फिर भी ये भी वही है कि कोई ऐसा आपका जीवन का कोई ऐसा टाइम जो आपको बहुत खराब जा रहा है। ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैड पैच। ठीक है ना। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है ना। एक कोई डिफिकल्ट टाइम का कोई पीरियड चल रहा है, उसको आप बैड पैच कहते हैं। बी हाइव। अब बी हाइव, बी हाइव का मतलब होता है, आपको होता है बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते को बेसिकली बी हाइव कहते हैं। और बी हाइव में आप देखोगे इसका मतलब होता है कि कोई भी बिजी प्लेस है ना, उसको हम कह देंगे कि इट इज लाइक अ बी हाइव। ठीक है ना। इट इज लाइक अ बी हाइव। ठीक है। और आपको पता है दिल्ली में तो बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, ठीक है ना, जहां पे भी आप रहते हो कि वहां पे बहुत से ऐसे स्पॉट हैं कि जो कि क्या है, बी हाइव की तरह लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लैक शीप का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन, ठीक है ना, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। ठीक है ना। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। ठीक है ना बेटा। तो उसको हम ब्लैक शीप कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई भी एक फैमिली है, अगर उसमें कोई एक बंदा ऐसा है जो मतलब अपनी फैमिली के विपरीत है, और मतलब उसके जो जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो इतने अच्छे नहीं है, तो उसको हम ब्लैक शीप कह सकते हैं कि ही इज द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज ये बड़ा पूछा था। हाँ, ये भी बता दूं मैं कि ये ब्लैक शीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। अब ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज ये भी एक अच्छा इडियम है, आप इसको जनरली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इन जनरल अपने मतलब डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज का मतलब होता है कि कुछ बुरा हुआ आपके साथ, है ना, लेकिन उसमें अच्छा भी हो गया। ठीक है। जैसे मान के चलो कुछ गलत हुआ लेकिन उसमें आपका अच्छा भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि मान के चलो, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हालांकि एक बार ऐसा हुआ भी है ना, जहां तक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक बार कोई तो एक क्या कहते हैं, दुबई के लिए कोई वो जा रही थी, फ्लाइट जा रही थी न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और एक बंदे की फ्लाइट मिस हो गई। ठीक है ना। मिस नहीं हुई एक्चुअली, उसकी कुछ तो डॉक्यूमेंट वगैरह की कुछ कमी रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में, तो अल्टीमेटली उसको ऑन बोर्ड नहीं करने दिया गया फ्लाइट में। तो उसको बड़ा बुरा लगा, ऑब्वियसली आते किसी को ही बुरा लगेगा, उसको जाना था, है ना, दुबई या सऊदी कहीं तो जा रहा था वो। ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, ये एक रियल इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली उस फ्लाइट का मतलब क्रैश हो गया फ्लाइट, या कह सकते हो टकरा गया। आपने सुना भी हो, बड़ा फेमस ये है इंसिडेंट, चरखी दादरी जगह है एक हरियाणा में। ठीक है ना। तो उधर से भी कोई एक प्लेन आ रहा था और इधर से ये वाला प्लेन जा रहा था। ठीक है ना। तो चरखी दादरी में वो प्लेन आपस में टकरा गए। ठीक है ना। तो मतलब कोलाइड हो गया, दो प्लेन का कोलाइड हो गया, ऑलमोस्ट उसमें
जितने भी पैसेंजर्स थे दोनों ही में, ठीक है ना, मतलब एक तो ही पैसेंजर फ्लाइट थी और दूसरी शायद मतलब कोई तो कार्गो फ्लाइट थी शायद से, आई डोंट, मतलब मुझे इतना रिमेम्बर नहीं है, मतलब इंसिडेंट पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबकी डेथ हो गई, जितने भी पैसेंजर्स थे दोनों ही प्लेन में जितने भी लोग थे, ठीक है ना। बट जिस बंदे की फ्लाइट मिस हो गई वो बच गया, है ना। अगर वो उस दिन फ्लाइट वो उस ऑन बोर्ड हो जाता तो शायद वो भी नहीं बचता, ठीक है ना। तो एक्चुअली में वो जो सिचुएशन थी वो उसके लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो गया। मतलब हुआ उसके साथ बुरा था, लेकिन जितना बुरा नहीं हुआ उससे ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है ना। बात समझ रहे हो बेटा, ठीक है। कि जैसे मान के चलो अगर वो ऑन बोर्ड हो जाता क्या कहते हैं फ्लाइट पर, तो शायद से उसकी जान नहीं बचती, ठीक है ना। तो उस समय उसको बुरा लगा क्योंकि उसको फ्लाइट पर नहीं चढ़ने दिया गया, और लेकिन अंततः उसकी वजह से उसकी जान भी बच गई, ठीक है ना। और भी हम एक दो एग्जांपल दे सकते हैं ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज के। जैसे कि आपको पता है ना, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगा तो हर किसी को घर पे रुकना पड़ा, है ना। जो मतलब स्पेशल अर्जेंसी वाले जो वो थी सर्विसेज उसको छोड़ के, है ना, हर किसी को घर पे रुकना पड़ा। तो वो भी लोगों के लिए बड़ा दुखदायक था, ठीक है। अर्निंग कोई थी नहीं, इनकम के सोर्सेज ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। बट हाँ, ये बात थी कि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का एक मौका मिला। अदरवाइज तो हम लोग भाग दौड़ वाली जिंदगी में लगे रहते सब लोग, ठीक है ना, फॉर आवर ब्रेड एंड बटर। तो ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज का मतलब घर पे लोगों को रुकना पड़ा, लेकिन इसी के साथ इसी बहाने अपनी फैमिली के साथ हम लोगों ने टाइम बिताया। तो ये ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, इसका मतलब होता है कि अचानक से कोई ऐसी चीज उत्पन्न हो जाना जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है ना, और अनप्लीजेंट भी है, ठीक है ना। तो वो इतना अच्छा नहीं, मतलब ये जो क्या कहते हैं ईडीएम जो आया है, इसका सोर्स क्या है। हर किसी का हर चीज कहीं ना कहीं से आती है, तो इसका सोर्स यही है बेटा कि आप देखते होगे कि जैसे बादल होते हैं काले काले, है ना, नीले नीले, तो उसमें से एकदम से बिजली कड़क जाती है, तो बिजली कड़क जाती है हम लोग डर जाते हैं ना। तो सडनली कुछ हो जाए, ठीक है, लाइफ स्मूथली चल रही है, ठीक है, और सडनली आपको सुनने को मिले, फिर वही बात है, ये भी एक मतलब कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाए हमारे साथ, है ना। कोई हमारा नियर एंड डियर है और उसके साथ कोई गलत एक्सीडेंट हो जाए या इंसिडेंट हो जाए, तो एकदम से हम लोग सुनते तो शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना। ये जो न्यूज है, जो अगर किसी के निधन की न्यूज आपको मिलती है जो आपका नियर एंड डियर है, तो उसको हम कह सकते हैं द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है ना। ये मेरे लिए क्या था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका जो ईडियम है वो है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या कह सकते हैं उसको कह सकते हैं विवाद की कोई जड़ है या फसाद की कोई जड़ है, ठीक है ना। कोई ऐसी वजह या कोई ऐसी क्या कहते हैं, ये कहते हैं रीजन, कोई कारण जिसकी वजह से विवाद होना ही होना है, ठीक है ना। सपोज करो जैसे कि कश्मीर, है ना, हालांकि कश्मीर कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, कश्मीर हमारा ही है ना, इंडिया का ही है, उसकी बहुत एक लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तब जानोगे कि हम लोग ऐसे ही कोई फेक क्लेम नहीं करते, हम लोग कोई फेक क्लेम नहीं करते हैं कश्मीर के ऊपर, कश्मीर एक्चुअल में ही हमारा है। तो पाकिस्तान की नीयत खराब हुई पड़ी है, ठीक है ना। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई मतलब टॉपिक चलेगा तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या फिर जब कश्मीर का कोई टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो कश्मीर हमारा ही है और हम लोग कोई फेक क्लेम नहीं करते, बस पाकिस्तान की उस पर नीयत खराब हुई पड़ी है और कुछ इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं प्रेशर्स हैं हम लोग के ऊपर, ठीक है ना, जिसके कारण हम उस पर कोई इतना एक्यूट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। बाकी तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाए ऐसी उसकी औकात भी नहीं है। तो मेन बात यह है, ठीक है, बट स्टिल हाँ, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है वो हम दोनों देशों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, और जब तक वो मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान की कभी दोस्ती हो भी नहीं सकती, ठीक है ना। हालांकि नेबर जितने भी होते हैं हम लोगों की दोस्ती रहनी चाहिए, ठीक है ना। दुनिया में बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जो नेबर कंट्रीज जो फ्री लैंड में जीती। फ्री लैंड का मतलब कि मतलब बॉर्डर फ्री है, मतलब आप आराम से हम आ जा सकते हैं, जैसे हमारा और नेपाल के बीच में भी ऐसा ही है कुछ, है ना। हम बहुत मतलब ऐसा नेपाल जाने के लिए हमको पर्टिकुलर कोई वीजा
परमिशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आधार कार्ड लेके जाओ और आप जा सकते हो, ठीक है ना। बट और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में भी दो तीन चीजें, जैसे अक्साई चीन है ना, दो तीन प्लेसेस हैं, अक्साई चीन हो गया, ठीक है, या फिर आपका सिक्किम हो गया, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो दीज आर द बोन ऑफ कंटेंशन। चाइना उसको अपना क्लेम करता है। फिर वही चाइना बहुत ही अथॉरिटेरियन है ना, अथॉरिटेरियन जो मतलब है वो, ठीक है ना, वो क्या करना चाहता है, वो अपने आसपास के नेबर को डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है ना। तो उस डोमिनेंस के थ्रू है ना, उस डोमिनेंस के चलते या उस एरोगेंस के चलते वो क्या करता है, वो अपने आसपास की जो कंट्रीज है उनकी टेरिटरीज को वो क्लेम करता है, ठीक है ना। उनकी टेरिटरीज को क्या करता है, वो क्लेम करता है कि भाई ये मेरी टेरिटरी है, ठीक है ना। बाकी उसको भी नहीं मिलने वाला कुछ, ठीक है। इंडिया पहले जैसा नहीं है, ठीक है ना, इंडिया घायल है, जब भी तो घातक है ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, अब बर्निंग प्रॉब्लम। अब बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है बेटा कि कोई मुद्दा है जो अभी चल रहा है और उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम उस पर काम करेंगे। सपोज करो कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है ना, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है और आपका दोस्त बोलता है यार नेक्स्ट डे नहीं है तो एक दो दिन बाद एग्जाम है, और आपका दोस्त बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं। या यही सिचुएशन सही है कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, आज आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड बोलता है घूमने चलते हैं, आप मना कर दोगे उसको, बोले यार तू कैसा बंदा है यार, मैं दोस्त होके तू मतलब मैं दोस्त बोल रहा हूँ तू घूमने नहीं चल रहा। उसको बोला भाई अभी जो काम पड़ा हुआ है पेंडिंग उसको निपटाओ ना, घूम तो हम परसों भी सकते हैं जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम है, अभी जो आग लगी हुई है पेपर वाली है ना, उसको बुझाता हूं मैं, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, मैं भी यही हूँ, अंडरस्टैंड। तो बर्निंग प्रॉब्लम को मतलब जो करंट में अभी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और एग्जाम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है स्टूडेंट लाइफ में, सबको एग्जाम की टेंशन रहती है। अ केक वॉक, केक वॉक का मतलब हम जैसे बोल देते हैं ना कि इट इज नॉट अ केक वॉक, मतलब या गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स को क्रैक करना भी कोई केक वॉक नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। ये कोई केक वॉक तो नहीं है, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब बात वो उतनी ही है कि अगर करना चाहें तो हो जाएगा, है ना, करना चाहें तो हो जाएगा और नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद आप देखोगे अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसे हम कह देते हैं ना ये बंदा बहुत पुराना चावल है ना, इतनी जल्दी गलने वाला नहीं है। पुराना चावल का मतलब कि ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में, ठीक है, ये हमारी बातों में नहीं आएगा, इसको पता है क्या करना है, ठीक है ना। तो अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अंडरस्टैंड, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको कहते हैं अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अंडरस्टैंड बेटा। ओके, ये भी हो गया, ठीक है बेटा। लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो, ठीक है, और ना अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना यार, लाइक करने में कौन से पैसे लग रहे तुम लोग को, हैं गंदे बच्चे बनोगे क्या बड़े होके, ठीक है। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब होता है, अब जैसे हिंदी में देखो मैंने बताया था ना कि ऐसी भी कहावतें आएंगी, ईडियम आएंगे इंग्लिश में, जिसका हिंदी का भी कहावत होता है बिल्कुल, है ना। तो इसका जो हिंदी का काउंटर पार्ट है, इसका जो हिंदी का कहावत है वो क्या है, अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, है ना। बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे आज के टाइम में तो ये कहावत रेलेवेंट ही नहीं है, क्यों, बाल बाल तो आजकल टाइम में किसी के बच ही नहीं रहे, ये बोलो बाल बाल उड़ गए, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, ठीक है, टचवुड है ये, ठीक है, कि अभी तक मेरे बाल तो नहीं उड़े, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों के, ठीक है ना, मतलब ये समझ लो 25 30 28, 25 28 30 के आसपास जाते जाते ना, हाँ पूरा मैदान साफ हो जाता है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल, क्या, छोड़ो ज्यादा बोलूंगा विवाद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेन बात ये है, बाल बाल बचने का मतलब होता है कि जैसे आप रोड पे खड़े हो और आपके बगल से एक बस स्पीड में गई, बहुत स्पीड में बस गई, सडनली मतलब आपको फील हुआ, बस आपको उसने हिट नहीं किया बट आपको फील हो माय गॉड इतनी क्लोज, तो हाँ भाई बाल बाल बच गए, है ना। एक्सीडेंट के केस में हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा आगे एकदम से आपने ब्रेक लगा दी, है ना, जैसे कोई आप स्पीड में जा रहे हो बाइक से, हालांकि गलियों में इतनी स्पीड में नहीं दौड़ानी चाहिए, फिर भी है ना, आपको भी अर्जेंटली आप मतलब कहीं जल्दी जाना चाहते हो, जल्दी जाने के चक्कर में बेटा जल्दी मत निकल जाना, ठीक है। तो आप निकल रहे हो, लेकिन हम लोग को बाइक चलाते चलाते इतनी आदत होती है, हमारी इंस्टिंक्ट इतनी हाई हो जाती है
कि जैसी कोई बच्चा आता है ना ब्रेक लग ही जाती है ना, जो बहुत पुराने चलाने वाला होगा उसके ऐसा हो जाता है। और आजकल वैसे भी बाइक्स में डिस्क ब्रेक है, आजकल नहीं बहुत टाइम से ही है। तो इसमें आप देखोगे कि जैसी कोई बच्चा आ जाता है और बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं गलियों से, ठीक है ना, तो एकदम से हम लोग जब ब्रेक लगा देते हैं ना बेटा, ठीक है, तो हम लोग को लगता है वाह क्या ना बच गया आज तो। नहीं तो अगर बच्चे को हल्की सी भी टच हो जाती बाइक है ना, तो तुरंत लड़ने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, बच्चे की गलती कोई नहीं देखता। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि बाल बाल बच गए, कि इट वॉज अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है कि नैरो एस्केप, किसी चीज से कोई घटना होते होते बिल्कुल नैरो एस्केप हुए, बच गए, मतलब बच गए, घटना हो नहीं पाई। लेकिन अगर हल्की सी भी है ना, वो कहते हैं ना नजरें हटी और दुर्घटना घटी, अगर हल्की सी भी नजर इधर उधर होती तो डेफिनेटली वो घटना घटित हो जाती, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अ क्लोज बुक। अ क्लोज बुक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ठीक है ना, या ऐसा पर्सन या ऐसी कोई भी बात जो बहुत ही मिस्टीरियस है ना। इसी की उल्टी एक और क्या कहते हैं कहावत होती है, इडियम होता है, बोलते हैं ना ओपन बुक, माई लाइफ इज ओपन बुक, एवरीवन नोज अबाउट मी, है ना, मेरी जो जिंदगी है वो बड़ी खुली किताब है, ठीक है, और हर कोई जानता है मेरे बारे में, ठीक है, कि मैं ऐसा हूं, ऐसा क्यों हूं, ठीक है, क्योंकि मैं किसी से कोई बात छुपाता नहीं हूं। तो ओपन बुक का मतलब खुली किताब, सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट मी, ठीक है ना। और क्लोज बुक का मतलब होता है कि बहुत ही मिस्टीरियस कोई पर्सन होता है ना, कोई कोई होता है ना आपके भी गली मोहल्ले में कॉलोनी है ना, ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा कि वो उसकी ड्यूटी का ही नहीं पता रहता है ना, कभी तो वो दोपहर में ड्यूटी बैग लेके निकल जाता है या निकल जाती है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वाई शुड मैन हैव ऑल द फन, है ना। तो क्या कहते हैं वो दोपहर में भी कभी कभी बैग लेके निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए, है ना, या कभी कभी शाम को निकलते हैं तो रात को 2 बजे आते हैं, ठीक है, कभी कभी उनको कैब 2 बजे लेने आती तो सुबह 8 बजे आते हैं। तुम भी होते यार बंदा काम क्या करता है, जब भी पूछो अरे ऐसे ही मेरा कुछ काम है भाई, है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। तो यार बोले ये बड़ा मिस्टीरियस बंदा है, समझ में नहीं आ रहा क्या काम करता है ना। हाँ, ऐसे बंदों पर नजर बना के रखो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको निपटवा दे, ठीक है। फिर बेटा समझ में आ गया ना, क्लोज बुक का मतलब ऐसी चीज, कोई मिस्टीरियस चीज जिसके बारे में हम लोग इतना नहीं पता है। नेक्स्ट आता है क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है मुट्ठी दबा के जो काम करता है। मुट्ठी दबा के काम करने का मतलब, फिर देखो कहावतें हैं, कहावतों पे हम क्या करते हैं, लिटरली उसके वर्ड्स पे नहीं जाते हम लोग, उसके पीछे के बिहाइंड द रीड बिहाइंड द लाइंस, है ना, हम लोग को उसके मीनिंग को समझना होता है। तो क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा मुट्ठी बंद करके ही काम करता है, नहीं, मुट्ठी बंद करके काम करने का मतलब कि पैसा बचा के काम करता है ना, या फिर वो हर सिचुएशन में पैसा कम खर्चने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को हम कंजूस कह देते हैं, है ना, कंजूस कहते हैं। लेकिन शायद मैं भी ऐसे ही हूँ ठीक है, लेकिन कंजूस नहीं कह सकते, हो सकता है बंदे के पास पैसे की कमी हो, है ना, तो इसलिए वो अपने काम तो सब करने चाहता है लेकिन वो थोड़े पैसे कम खर्च करना चाहता है, ठीक है ना, तो उसकी चॉइस है, ठीक है। और जो मेरा मानना तो ये, जो कंजूस आदमी होता है वो बहुत अच्छा आदमी होता है यार। कैसे? अगर जो ओवर एक्सपेंसिव लोग होते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा वेगेंट जिनको कहते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट, ध्यान रखना कंजूस का उल्टा होता है एक्स्ट्रा वेगेंट। तो एक्स्ट्रा वेगेंट लोग होते हैं जो खर्च करते हैं फालतू का, ठीक है ना, जहां पे नहीं भी खर्च की बात हो, जैसे कि मान के चलो कि जहां पे रिक्शा जा भी रहे, है ना, जैसे आपको मान के चलो कोई मेट्रो स्टेशन तक जाना है और रिक्शा वहां आपके यहाँ से नीचे निकलोगे रिक्शा मिल जाएंगे आपको, और आप मेट्रो स्टेशन तक चले जाओगे, रिक्शे में भी जा सकते हो, है ना, 15-20 रुपए लेता है। लेकिन नहीं, वो बंदा ऐसा शो ऑफ होगा, शोई, है ना, मतलब ऐसा दिखावा करेगा, वो यहाँ से भी कैब बुक करेगा, वो भी एयर कंडीशन, है ना, एयर कंडीशन कैब बुक करेगा, कैब में बैठ के जाएगा मेट्रो तक, ठीक है, बोला इट इज टू मच हॉट, क्या जरूरत है भाई, ठीक है ना, कब फिर उससे भी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, गर्मी तो फिर भी लगेगी, लेकिन नहीं, शो ऑफ जरूर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जो शो ऑफ, जो एक्स्ट्रा वेगन लोग होते हैं उनसे अच्छे तो कंजूस लोग ही होते हैं भाई। कंजूस लोग का मतलब सिर्फ होता है वो हर जगह ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन जहां पर करना है वहां तो करते ही है भाई, ठीक है ना। फिर अगर वो एक एक रुपया जो बचा भी रहे तो अल्टीमेटली किसी दिन तो जाना ही सबको एक दिन, तो अपनी फैमिली के लिए पैसा तो छोड़ के जा रहे कम से कम। एक्स्ट्रा वेगेंट बंदा तो उसने तो खर्च कर दिया, इवन जो जितना है उतना तो खर्च कर ही देता वो, इवन किसी दूसरों से पैसा उधार ले लेके भी खर्च कर देता है। तो जिस दिन वो जाता है ना उस दिन उसके आसपास के लोग ज्यादा रोते हैं, किस लिए, अरे भाई मेरा भी पैसा लेके चला गया वो तो, ठीक है ना। हर बंदा यही बात है, तुम्हारे कितने लेके गया भाई, तुमसे कितने ले रखे थे उसने,
बोला मेरे से इतने ले रखे थे, तुमसे अरे भाई पूछो मत, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि जो कंजूस इंसान अच्छा है, बजाय कि आप एक्स्ट्रा वेगेंट हो, आप उधार ले लेके पैसा खर्च कर रहे हो, है ना। तो उससे अच्छा तो कंजूस आदमी है, कम से कम वो मरेगा जिस दिन वो मरेगा तो उसके तकिए के नीचे ही पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, तकिए के नीचे भी उसके पैसे मिलेंगे, और कहीं 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 उसने पैसे बचा के रखे होंगे, तो कम से कम उसकी फैमिली को उसके मरने का इतना दुख नहीं होगा, है ना। वो तो चलो गए ये हमारे जो भी थे पिताजी या जो भी, ठीक है, लेकिन हाँ पैसा छोड़ के गए हैं। जिंदगी और हम उनको कंजूस कंजूस बोलते रहे, लेकिन पैसा वो छोड़ के हमारे लिए गए हैं, ठीक है। लो इतनी लंबी कहानी सुना दी मैंने सिर्फ एक ईडीएम को लेके, ठीक है। चलो ऐसे चलता रहेगा, टाइम पास भी होना जरूरी है। याद करो, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मैंने बोला है मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, और मेरी वीडियो वही देखे जिसको जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी करने वाले जल्दी चले गए बेटा। किस बात की जल्दी है, ठीक है, धीरे धीरे करो हर चीज को समझते हुए, ठीक है ना। लाइफ को भी एंजॉय करो। देखो होता क्या है बहुत बार कि हम लोग मंजिल को देखते हैं और मंजिल के पीछे इतनी तेज भागते हैं ना कि हम सफर को एंजॉय नहीं कर पाते। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब क्या ही बोलूं मैं, कि हम लोग मंजिल की तरफ इतनी तेज दौड़ते हैं कि हम सफर को एंजॉय करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो बस इस बात को समझो कि हाँ ठीक है सर्विस तुम्हारी लगेगी भी, लेकिन जो तुम्हारी जो पढ़ाई का ये जो दिन है, ऐसा ना हो कि आप इनको मिस ना करो, आप इसको भी मिस करना चाहिए। जिस दिन आपकी जॉब लग जाए आप ये चीज मिस करो कि देखो कैसे हम पढ़ते थे, ठीक है ना, और कितना मजा आता था हमें पढ़ने में। कभी ये ना लगे तुम्हें यार बड़ी मेहनत वाले कष्ट वाले दिन थे वो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपकी अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि मन गढ़ंत कहानी, हिंदी में भी कहते हैं ना मन गढ़ंत कहानी, कि अपने मन में ही कोई कहानी तुमने गढ़ ली है और सामने वाले को बता दिया। जैसे कि आप देखते हो, जैसे हम लोग टीचर हैं, है ना, हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हमने अपनी लाइफ में इतने बच्चे देखे हैं और इतनी कहानियां बनाते हैं। अगर उनसे होमवर्क के लिए पूछ लिया जाए तो होमवर्क के लिए पूछ लिया जाए और एक उनसे पूछ लिया जाए कि भाई कल छुट्टी क्यों की थी, भाई सब ऐसी ऐसी कहानी बनाएंगे ना, ठीक है, कि मैंने तो होमवर्क कर लिया था लेकिन मेरे छोटे भाई ने होमवर्क फाड़ दिया, सर जी मैं क्या करता, ठीक है ना। एंड मौके पे जैसे ही मैं घर से निकल रहा था, ठीक है ना, उससे पहले कॉपी से होमवर्क फाड़ दिया। अब मैं फटा हुआ होमवर्क कैसे लेके आता, ठीक है, कुछ भी बोल देगा बच्चा, मतलब ठीक है ना, मतलब होमवर्क नहीं किया वो बोल देगा कि मतलब अब क्या बताऊं, मैं तो इतने बहाने सुन चुका हूं। तो समझ लेना, ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, बस इतना नहीं बोलना चाहते कि हमने किया नहीं, क्योंकि हमको नहीं करना था, हमको आलस आ रहा था, हम मोबाइल चला रहे थे, हम गेम खेले थे ऑनलाइन, है ना। और आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, पूरे टाइम गेम खेलते हैं और जब होमवर्क चेक कराने टाइम आता है तो क्या करते हैं, फिर वो कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मन गढ़ंत कहानियां, ठीक है ना, इमेजिनरी स्टोरीज, है ना, इमेजिनरी स्टोरीज, इसका मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरीज, ठीक है बेटा। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश मतलब कोल्ड फिश किसको कह सकते हैं हम? कोल्ड फिश उसको कह सकते हैं जो बंदा बड़ा ठंडा सा रहता है ना, हिंदी में भी तो उसको कहते हैं बंदा बड़ा ठंडा है। ठंडा का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, है ना, उससे बोले और भाई कैसा है, क्या है, वो है, इतनी बात पूछ लो क्या, बस बोलेगा भी नहीं, बोले ठीक है कट रही है। तो भाई क्यों कट रही है? जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, समझ लो, उतने तो भगवान ने तुमको हाथ पर दिए, उतने तो कमा ही सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो पैसे वाले हैं वही अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो आप खुश भी रह सकते हो। मतलब खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा ही चाहिए, लेकिन फिर भी बंदे ठंडे रहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े अनफ्रेंडली टाइप लोग होते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कोल्ड फिश कह देते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? मजा आए तो लाइक दबा देना, ठीक है, और डेफिनेटली आपको एक एक ये समझ में आएगा। आप नोट भी करते जाना, ध्यान रखना बेटा, नोट भी करते जाना। लेट मी सी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हो तो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अ कुकू इन द नेस्ट। कुकू इन द नेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई क्या कहते हैं मतलब इंसान जो कि हम जिसको हमने इनवाइट भी नहीं किया और वो हमारे घर पे आ धमकता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कुकू इन दी नेस्ट, ठीक है ना। अनवेलकम्ड गेस्ट या इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब घुस बैठिया। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुस
बैठिया, ठीक है ना। अ कट अबव, ठीक है ना। अ कट अबव का मतलब ही सीधा होता है कि सीधा सीधा कोई बंदा सबसे टॉप पर है। अ कट अबव का मतलब सीधा सीधा कोई बंदा सबसे टॉप पर है। जैसे आज के टाइम में एशिया में तो चाइना ही सबसे टॉप पर है भाई। चाइना को वेदर यू लाइक द चाइना, वेदर यू लाइक चाइना और नॉट, बट यू कांट अवॉइड, है ना। आप चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते, आप चाहे उसको पसंद करें या ना करें, ठीक है ना। चाइना बहुत आगे निकल चुका है भाई। अ डैम स्कीप, ठीक है ना। अ डैम स्कीप का मतलब होता है कि ऐसा रिजल्ट, है ना, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब डिसअपॉइंट करने वाला, ठीक है। अभी आप लोग अब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक दो एग्जाम दोगे ना, तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, या मॉक टेस्ट भी दोगे, है ना। तो मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार हमने सोचा तो कुछ और था और निकला कुछ और, है ना, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है बेटा। तो उसको कहता है अ डैम स्किप। डैम स्किप का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है ना। लिखते रहना, मैं बोल भी रहा हूँ बेटा, आप लिखते भी रहना, ठीक है ना, लिखते भी रहना। आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा बेटा, जो भी लिंक विंक में चाहिए होती है ना। आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो क्लियर ना दिख रहे हो आप लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तब, कमेंट करोगे तो मैं आपकी इसकी पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है ना, पीडीएफ में क्लियर दिखाई देगा, तो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं भेजने वाला, ठीक है ना। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, अ डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि ऐसी कोई विमेन, है ना, डैमसल वैसे भी महिला को, कन्या को कहते हैं, मतलब थोड़ी जवान लड़की हो, तो उसको वो डिस्ट्रेस में, डिस्ट्रेस का मतलब वो कोई दिक्कत में है, तो उसको आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अभी वो लोग काला घोड़ा, नहीं नहीं नहीं, काला घोड़ा नहीं होता। डार्क हॉर्स का मतलब होता है, हिंदी में भी कहते हैं ना, कहावत होती है, छुपा रुस्तम। हिंदी में क्या कहते हैं, छुपा रुस्तम, कि भाई तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, है ना। कोई बंदा ऐसा है कि जो इतना शो ऑफ नहीं करता, जो इतना शो ऑफ नहीं करता पढ़ाई लिखाई के, हाँ मैं बहुत पढ़ता हूँ, है ना। नहीं तो जनरली आपने देखा हो बच्चे उधर, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ भैया, पता नहीं समझ में नहीं आता। कोई कोई होता है इतना शो ऑफ नहीं करता, लेकिन सडनली उसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ओ भाई साहब ये तो क्या निकला, छुपा रुस्तम निकला। क्या निकला, छिपा रुस्तम निकला। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर, कि मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो बंदा, उस बंदे ने वो कारनामा करके दिखा दिया, उसी को कहते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है डायमंड इन रफ। डायमंड इन रफ का मतलब क्या होता है, डायमंड इन रफ का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कीचड़ में ही तो कमल खिलता है भाई, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, है ना, पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हो, है ना, और क्या कहते हैं पैसे वाले हो, है ना, सपोर्टिव हो, तभी आप जीवन में कुछ करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, कीचड़ में भी कमल खिलता भाई। और न्यूज तो जब भी बनती है, अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए, है ना, तो ये कोई कोई बड़ी न्यूज नहीं है, तब बोलेंगे उनके माता पिता आईएएस थे यार, तो बच्चा तो बनना ही था। लेकिन रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन जाए, है ना, देखते हो ना हर बार खबर आती है कि रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, या बेटी बनी आईएएस, है ना, आईएएस, तो बंदे होते हैं, हाँ ये बड़ी बात है भाई। बाप उसका रिक्शा चलाता था, है ना, इतना मतलब समझ रहे हो ना, वो तो क्या ही जाने पढ़ाई लिखाई क्या होती है, ठीक है, और कमाई भी जान ही सकते हो तुम। फिर बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी कि इतनी बड़ी पोस्ट को उसने अचीव किया, तो उसको कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है, कीचड़ में कमल खिलना, ठीक है ना, कीचड़ में कमल खिलना। बात समझ रहे हो बेटा, तो इस बात को मत सोचो, ठीक है। हाँ लेकिन ये कि कोई ना कोई, इतना मैं भी मानता हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है इट डजंट मैटर, इतना तो है, ये तो फैक्ट है। बट आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा गाइड करने वाला जरूर होना चाहिए आपको, है ना, कि जो आपको सही गाइड करे, मिस गाइड ना करे, सही टाइम पे आपको सही वो एडवाइस दे, सही सजेशन दे। ऐसा बंदा आपके जीवन में बहुत होना जरूरी है, अंडरस्टैंड। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको भी ऐसा बंदा तलाशना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग कहते हैं जैसे हम टीचर हैं, हम तो सो कॉल्ड टीचर हैं, हम टीचर क्या, हम तुमको क्या सिखा रहे हैं, बस ये कुछ
चीजें हमने पढ़ ली है वही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो हम ऐसे कोई टीचर गुरु कोई विद्वान नहीं है, हम एक डिलीवरी मैन है ना, कि हमने जो पढ़ा वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में गुरु तो वो होता है, गुरु एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। गुरु गुरु वो भी हो सकता है जिसकी इतनी अच्छी शैक्षणिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो आपको ऐसे ही ज्ञान की बात बता दे जीवन में जो आपको बहुत काम आए। समझ रहे हो ना, मतलब जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई की बात ही करे, कोई जीवन से संबंधित आपको ऐसी बात बता दे कि ऐसा अगर जीवन में करोगे ना बेटा तो कभी हारोगे नहीं, तो वो भी आपका गुरु है। तो आपको अपने गुरु की तलाश खुद करनी होगी, बात समझ रहे हो ना, इतना तो खुद ही करना होगा। बेशक आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं जो आपको अच्छी शिक्षा दे, आपके भाई बहन हो सकते हैं बड़े, है ना, या कोई कजन हो सकते हैं, या फिर आपके कोई आस पड़ोस में कोई दीदी भैया हो या कोई अंकल हो, है ना, जो बहुत अच्छी बात आपको बताएं। तो गुरु कोई भी हो सकता है ना, और उसको उनको गुरु बोलने की जरूरत नहीं है, बोलोगे तो आप वही जो उनको बोलते हो, लेकिन मन से आप मानते हो कि हाँ ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको ऐसी जीवन में बातें बताई हैं जो मेरे जीवन में बहुत काम आई। अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अ डाइम अ डजन, ठीक है ना, मतलब अ डाइम एंड डजन का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बहुत ही कॉमन सी बात होती है, ठीक है ना, जो बड़ी ही कॉमन सी बात है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अ वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। डाइम अ डजन का मतलब ये होता है कि जिसकी बड़ी कॉमन और पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, उसको डाइम अ डजन कहते हैं, ठीक है ना। फिर डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब जैसे कुत्ता खाना खाते हैं तो क्या करता है, पूरा सब इधर उधर फैला देता है ना, तो उसको इसका मतलब होता है डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मैस, मतलब पूरा मैस ही कर देता है वो, है ना। हाँ, डॉग्स लाइफ, अच्छा डॉग्स लाइफ देखो दोनों ही कुत्ते से संबंधित है। डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है, मिजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब बड़ी बोलते हैं ना कुत्ते जैसी जिंदगी होगी यार, है ना, हर कोई ठोकर मार के ही चला जाता है, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी अच्छी है, कभी कभी आते हैं लाइफ में, है ना, डाउनफॉल आ जाता है ना, तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन ऐसे मत सोचो, लेकिन हाँ लगता है हमको, है ना, क्योंकि कुत्ते की लाइफ क्या होती है इंडिया में तो यही है कि कोई बंदा रोड पे चल रहा है, देखा कुत्ता बैठा, उसको लाठी मार दी, है ना, तो कुत्ते की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना। बोलते भी ना लोग कि मरेगा तू एक दिन, कुत्ते की मौत मरेगा, भाई मरना तो सबको ही है, तो ये कुत्ते की मौत मरना क्या होता है, ठीक है, व्हाटएवर। अभी नेक्स्ट क्या है, अ ड्रॉप इन अ बकेट। ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है कि पूरी बाल्टी में एक बूंद डालो, कोई कुछ उससे मतलब कुछ बेनिफिट होगा क्या, नहीं होगा बेनिफिट, तो मतलब इसको हिंदी में भी कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है बेटा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या हुआ बताओ, कि इतना बड़ा ऊंट है, अगर उसके मुंह में एक जीरे के बराबर ये जीरा ही डाल दिया तो उसकी भूख मिटने वाली है क्या, है, वो बोलता है यार इससे बड़ी तो ये भी ना देता है, ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब इनसफिशियंट, कोई भी चीज क्या है बड़ी सफिशियंट नहीं है, ठीक है ना। सेम ये कहावत भी सेम है, ये इडियम भी सेम ही है। अ ड्रॉप इन द ओशन, तो इसका मतलब भी यही है कि इनसफिशियंट अमाउंट, कि कोई ऐसी चीज जो सफिशियंट नहीं है हमारी लाइफ में, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। क्या एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा इसका, चलो दे ही देता हूँ, कोई बढ़िया सा बनाता हूँ एग्जाम्पल। सपोज करो आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो, है ना, पिकनिक पे जा रहे हो और पिकनिक की फीस जो भी है आपने भर दी है स्कूल में, अब तुमने पापा से बोला कि भैया कुछ पैसा दे दो हमको, बोले क्यों, बोले आप पिकनिक जा रहे हैं तो कुछ वहाँ पसंद आ गया, कुछ अच्छा लगा तो हम खा भी लेंगे वहाँ पे कुछ, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ले बेटा आज तूने मांगा है तो मैं दिल खोल के तुमको 10 रुपया दूंगा। बच्चा बोलेगा 10 रुपया में क्या आता है आजकल भाई, है, तो बोलते हैं 10 रुपए, बेटे हमारे जमाने में तो हमारे पिताजी हमको 8 आना देते थे, हैं 8 देते थे, अब ये 10 रुपया तुमको कम लग रहा है। अब बच्चा क्या वो स्पीचलेस हो जाएगा, बस वो मन में यही सोचेगा कि दिस अमाउंट इज व्हाट, इट इज लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन, मुझको चाहिए था ज्यादा, सोचा था कि पापा खुश होंगे तो 500 1500 रुपये पकड़ाएंगे, है ना, तो कुछ मजा भी आएगा दोस्तों के सामने, और प्लस होगा, है ना। अब 10 रुपये जेब से निकालूंगा तो और प्लस तो छोड़ो, फिर तो बस क्या ही बताएं, ठीक है। तो उन्होंने बोला पापा एक काम करो, ये 10 रुपया इतनी बड़ी रकम ऐसे जेब में रख के नहीं घूमते, इसको या तो बैंक में जमा करा दो, ठीक है, और या फिर किसी साहूकार के पास जब के हुंडी पे रखाओ इसको, ठीक है, ब्याज अच्छा मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसे 10 रुपए जैसी बड़ी रकम को आप ऐसे जेब में रख के घूम रहे हो, ये सेफ नहीं है। फिर बच्चा भी थोड़ा क्या होता है, टॉन्ट मारने लगता है, ठीक है ना, सरकास्टिक हो जाता है वो, ठीक है। उसे पता है 10 रुपए लेके मेरे जीवन में क्या ही होने वाला है भाई, ठीक है बेटा। लेकिन नहीं, आज के टाइम के बच्चों को लग सकता है 10 रुपए में कुछ नहीं होता। हमारे टाइम में तो कोई रिश्तेदार 2 रुपए भी दे जाता था ना जब, ठीक है ना, तो ऐसा लगता था कि यार आज तो भाई दिन बन गया। मतलब 2 रुपए मिलने की जो खुशी होती थी, मतलब यू कांट इमेजिन, ठीक है ना। नेक्स्ट, फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा कि यूरोपियन जो लोग होते हैं, है ना, वो जनरली जो कैप पहनते हैं, अपनी कैप में फेदर जरूर, देखा भी होगा, फेदर जरूर होती है उनकी कैप में, है ना। तो पहले के जमाने में क्या होता था, ठीक है ना, जनरली जैसे जो शिकारी वगैरह जो लोग होते थे, है ना, आपने देखा भी होगा शिकारी के जो जो हंटर्स होते हैं, उनका जो अटायर होता है, जो उनका जो पहनावा होता है, वो बड़ा अलग होता है ना। एक तो कैप होगी हंटिंग कैप, ऐसे काउबॉय वाली, है ना, और समझ रहे हो ना, और अलग ही तरह का अटायर होता है, इमेजिन कर सकते हो आप लोग। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने चिड़िया मारी, है ना, एक चिड़िया मारी, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उस चिड़िया का पंख निकाल के अपने फेदर में, ओ अपनी कैप में लगा लेते थे, हैट में लगा लेते थे। क्यों, कि मैंने कितनी चिड़िया, तो जिसके हैट में जितनी ज्यादा फेदर होंगी, मान लो 4 फेदर है किसी के हैट में, तो इसका मतलब उसने अभी तक 4 पक्षी मार दिए, है ना। वो अलग अलग पक्षी हो सकते हैं, जरूरी नहीं चिड़िया हो, हालांकि मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। पहले हंटिंग होती थी बेटा, दैट वॉज द हार्श रियलिटी, है ना। पहले लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे। देखो हम लोग कहते हैं ना कि पहले का जमाना कितना अच्छा था, जमाना सारा ही अच्छा होता है, ठीक है ना। एक्चुअली लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है ना, और विचारधाराएं होती हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं जो बदलते रहते हैं, है ना। पुराने जमाने में हंटिंग करना बड़ा शान की बात और बड़ी बहादुरी की बात मानी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम में आप कोई हंटिंग करेगा तो पहले तो गवर्नमेंट ही नहीं करने देगी, मतलब गवर्नमेंट ही उसको पकड़ के ले जाएगी। लेकिन फिर भी चोरी चुपे करता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है ना। किसी को मारना सिर्फ अपने शौक के लिए तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। बट हाँ नहीं, इसको आज के टाइम में करंट कॉन्टेक्स्ट, करंट सिनेरियो में इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि फेदर इन अ हैट का मतलब होता है, फेदर इन अ कैप का मतलब होता है कि आपकी अचीवमेंट को शो करता है ना, कि आपने कुछ जीवन में अचीव किया है, ठीक है ना। तो पहले जैसे वो मारते थे तो लगा लेते थे, ठीक है ना, तो उसको वो दिखाते 4 अगर फेदर लगे तो अच्छा 4 पक्षी को मार दिया, है ना, तो लोग इंप्रेस हो जाते थे, खासकर लड़के, ओ वाह 4 को मार दिया इसने, है ना, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर, तो आपको पता है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जल बिन मछली। अभी चाहिए तो नहीं ना तो कुछ, ठीक है, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फिश पानी से बाहर आती है तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है, थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है, ठीक है ना, तो क्यों वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो इसी तरीके से आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, ठीक है ना, तो यू फील लाइक अ फिश और आउट ऑफ वाटर, है ना। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर। लेकिन मेरा मानना ये, कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए अगर आप अपने दायरे से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा स्लो पढ़ाने वाला हूँ बेटा, और बेशक आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हो वीडियो को, है ना, तो जल्दी निपटा दोगे, लेकिन मैं बड़ी स्लोली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है, और आपको काम आना है बेटा। वैसे भी आप लोग जीवन में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, मुझे पता है, ठीक है ना, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। सोते हो रात को 12 बजे और उठते हो सुबह 12 बजे, ठीक है ना, 12 घंटे की नींद। तो होता क्या है कि कभी कभी मैंने बोला ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि आपका जैसे सपोज करो आपके फैमिली बिजनेस है कोई, है ना, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है ना, बट आप उस बिजनेस को नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन अगर आप उस बिजनेस को करना चाहोगे तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। क्यों, हर चीज तो अवेलेबल है ना। आपको ये सोचो सीधा सीधा उसमें आपको ज्वाइन करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपके घर में किसी चीज का भी काम हो सकता है, ठीक है ना। सपोज करो आपके पापा की कोई किराने की दुकान है, हाँ यही मान लेते, जनरली ऐसा ही होता है भारत इंडिया में, और किराने की दुकान है और आप बनिए समाज से आते, तो पिताजी बोलेंगे अरे भाई पढ़ लो लिख लो जितना बैठना तुमको इस गल्ले पे ही है, ठीक है। ये आप चाहते हो कि नहीं मैं इस गल्ले में नहीं बैठना, मैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहता हूँ, मान लो, है ना, IAS IPS बनना चाहता हूँ।
तो आपको वो गले पे बैठना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, है ना। उसके लिए आपको इतनी एजुकेशन लेने की भी जरूरत नहीं है ना। और सब कुछ पापा पिताजी और तुम्हारे परिवार वाले सिखाई देंगे कि ऐसे करना है, ऐसे बिजनेस को चलाना है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, है ना। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, आप जानते होगे। एक बड़ी फेमस लाइन है संस्कृत की, हाँ, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है ना। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं कि काक चेष्टा मतलब एकदम कौवे की तरह उसकी सोच होनी चाहिए, है ना, या जिज्ञासा या एफर्ट होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान, जैसे देखा ना बगुला एक पैर उठा के एकदम ध्यान में एकदम केंद्रित रहता है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा स्वान का मतलब कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, एकदम कोई खटक सी आवाज है तुरंत खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं कि ढोल नगाड़े बज रहे और आप लोग सो रहे घोड़े बेच के, ठीक है, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। अल्पहारी मतलब कम खाओ, क्योंकि ताकि आलस भी कम आए, है ना। ऐसा नहीं ठोस के और घचोट के खा लिए और फिर घचोट के सो रहे हो, ठीक है, मतलब ही नहीं है। फिर बोलोगे या भैया हम होमवर्क नहीं कर पाए क्योंकि हमारे भाई ने हमारा काम फाड़ दिया, है ना, या होमवर्क फाड़ दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, पहले तो घचोट के खा लेते हैं फिर घचोट के सोते रहते हैं, ठीक है ना। तो अल्पाहारी और गृह त्यागी, हाँ देखो जो गृह त्यागी है ये मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो इसको कहते हैं ना अपने घर को छोड़ना पड़ता है। घर को छोड़ने मतलब मोह माया को छोड़ना पड़ता है अगर आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है ना। आप जानते हैं ना बड़े बड़े पहले राजा महाराजा भी क्या करते थे, वो जंगलों में ऋषि मुनियों के पास जाके पढ़ते थे, है ना। वो चाहते तो वो भी तो महाराज जो होते थे अपने बच्चों के लिए वो भी तो होम ट्यूशन लगवा सकते थे। वही तो ऋषियों को बोल सकते थे कि आप यहीं आके महाराज वो क्या कहते हैं हमारे महल में आके हमारे बच्चों को पढ़ाइए, आपको भी पूरी सुख सुविधा देंगे हम। लेकिन नहीं, होता इसका उल्टा था कि जो मतलब जो राजाओं के बच्चे होते थे राजकुमार, राम जी भी आपने देखा वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है ना, वो भी वन में जाके पढ़े थे। जो भी उनके गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे शायद, हाँ मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ गुरु वशिष्ठ थे। तो उनके पास जाके पढ़े थे वो, ठीक है, जंगलों में वनों में, ठीक है। इसलिए ताकि वो कंसंट्रेट कर पाए, क्योंकि जितनी विलासिता आपके आसपास होगी ना, जितने आपके पास लग्जरी होगी, तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, या जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो थोड़ा घर से मोह माया से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तभी तो कहते हैं विद्यार्थी का जीवन बिल्कुल साधु वाला होता है ना। सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर उसको सोचना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है बेटा। अ फूल पैराडाइज, अब फूल पैराडाइज का मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कि फूल पैराडाइज बोलते हैं ना, जैसे मुंगेरी लाल के सपने, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, कि एक बंदा बस सपने देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा। बात समझ रहे हो। इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, अगर बोलोगे तो सुना दूंगा, टाइम वेस्ट ना हो। कि जैसे सपोज करो एक बंदा, है ना, एक बंदा मतलब ऐसे ही जा रहा था, तो उसने देखा है उसका दोस्त है ना, स्कूल फ्रेंड, वो उसने अंडे की दुकान खोल रखी है, एग अंडे की, है ना। तो उसने बोला भाई ये कैसा अंडा है ये वाला, बोला ये तो है ब्रॉयलर है, इसको उबाल के खाते हैं, ऑमलेट बना लो। और एक है ये देसी अंडा है, बोले देसी अंडा मतलब ये असली मुर्गी का अंडा है, इसमें से बच्चे भी निकलेंगे। बोला अच्छा इसमें से बच्चे निकलेंगे। बोला यार तू मेरा दोस्त है तो एक काम कर, बोल भाई क्या कि कुछ अंडे मुझे दे दे इसमें से, ठीक है, अभी पैसे तो नहीं है, पैसे मैं तेरे को दे दूंगा। पैसे चल कोई बात नहीं, तू फ्रेंड है मेरा, तो ले जा भाई। तो उसने 8-10 अंडे उसको दे दिए, है ना, वही देसी अंडे। अब वो बंदा मुंगेरी लाल की तरह था, वो सपने देखने वाला। अब उसने 10 अंडों का तो जुगाड़ कर लिया, वो जा रहा रास्ते में सोचता हुआ कि यार इसमें से निकलेंगे बच्चे, है ना, और बच्चे बड़े होंगे, मुर्गियां बनेंगी, मुर्गे बनेंगे, फिर वो मुर्गियां और अंडे देंगी, है ना, फिर उसमें से और बच्चे निकलेंगे, फिर वो मुर्गियां बनेंगी, फिर वो मुर्गियां और अंडे देंगी। ऐसे करते करते तो मेरे पास बहुत तगड़ा फार्म हो जाएगा, मुर्गी फार्म। फिर उसके बाद क्या नाम है, मुर्गी फार्म होगा तो मैं नौकर भी रख लूंगा बहुत सारे, और जब नौकर रखूंगा तो फिर मैं मालिक बन जाऊंगा, तो मैं गाड़ी ले लूंगा एक, फिर मैं अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, फिर मैं एक अच्छी सी लड़की से शादी करूंगा, ठीक है ना, फिर मेरे बच्चे इसी स्कूल में जाएंगे। ये इतने सोचते सोचते जाते, इतने में एक बंदे ने उसको साइकिल से मारा और सारे अंडे टूट गए, बिखर गए। तो सारे अंडे जब टूट गए तो उसने बोला यार तूने तो मेरे गाड़ी बंगला सब नाश कर दिया। बोला गाड़ी बंगला, बोला ये तो अंडे थे भाई, गाड़ी बंगला कहाँ से नाश कर दिया मैंने। बोला भाई
मतलब फिर उसने स्टोरी बताई कि ऐसे अंडों में से मुर्गी निकलती, मुर्गी। तो इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देखना, ठीक है ना, कि एफर्ट लगाने पड़ते बेटा। अगर यू वांट टू अचीव, अगर आपको कुछ जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। ऐसे एफर्टलेसली आप सोचोगे कि सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। जीवन में हर चीज दो ही तरीके से मिलती है, या तो किस्मत से मिलती है या फिर मेहनत से मिलती है, ठीक है ना। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो भाई फिर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ गोल्डन मीन, ठीक है ना। अ गोल्डन मीन का मतलब होता है कि किसी दो चीजों के बीच में एक बिल्कुल संतुलन बनाना, ठीक ना। किसी दो कठिन सिचुएशन में, किसी दो या अधिक भी, किसी दो कठिन सिचुएशन में बिल्कुल बैलेंस बनाना, बिल्कुल संतुलन बनाना, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं गोल्डन मीन। जैसे कि मान के चलो, जो मैरिड जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग अपनी फैमिली और अपनी वाइफ के बीच में कैसे बैलेंस बनाते हैं वो ही जानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैमिली वालों का कहना है, माता पिता बहनें भाइयों का कहना है कि भाई तू तो हमारा भाई है, तू तो हमारा बेटा है, ठीक है, और आज तेरी शादी होगी तो तू बदल गया, ठीक है। तो बंदा बोलेगा बात तो ठीक है। फिर वाइफ बोलेगी मैं अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आई हूँ और आपके लिए ही छोड़ के आई हूँ, ठीक है, और आप भी मेरा अगर साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। तो बोलता है भाई ठीक है। तो मतलब वो दोनों तरफ से सुनता है, ठीक है, और बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालता है, जिसको कहते हैं अ गोल्डन मीन। ऐसा कोई रास्ता निकालता है, हर इंसान निकालता है कि ताकि जीवन में संतुलन बना रहे, उसके जो वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहे, ठीक है ना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न उस व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन, अच्छा ग्रीन थंब तो खैर अलग होता है, ग्रीन थंब तो अलग होता है। ग्रीन हॉर्न उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी थोड़ा अनएक्सपीरियंस्ड है या नवसिखिया है, ठीक है ना। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, नवसिखिया, है ना। अभी चेक करते रहता हूँ ना कि वीडियो कहीं बंद ना हो गई हो, ठीक है, मैं अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि कोई बंदा नवसिखिया है ना, नई नई चीजें सीख रहा है, तो उसको ग्रीन हॉर्न कह सकते हैं, वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया ना बेटा। तो इनएक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट आता है आपका आ हेयर्स ब्रेथ। आ हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है कि बाल बराबर, बात समझ रहे हो ना, बाल के बराबर मतलब बहुत छोटा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो सामान, जो दुकानदार खासकर बोलते हैं कि भाई इतने में ही लिया था, हम इतने में ही आपको दे रहे हैं, है ना। रोजी के ऊपर बैठे हैं रोजी के ऊपर बैठे हैं, जितने में हमने लिया, कि लेडीज लोग मानती है नहीं, ठीक है। लेडीज लोग के साथ मतलब मार्केट करने में वैसे मतलब फायदा ही है, ठीक है, क्योंकि दुकानदार अगर किसी चीज की कीमत, मान के चलो उनको कोई पर्स ही अच्छा लगे, छोटा सा पर्स है, तो दुकानदार बोलेगा 200 रुपये, है ना। और जो लेडी होंगी आपके साथ, माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है आपकी, वो बोलेगी अन्ना भैया, ना तुम्हारा ना मेरा, मैं 20 रुपया दूंगी ठीक है। आपको इतनी एम्बेरसमेंट होती है उस समय, बोलते हैं कि 200 रुपए की चीज को 20 रुपए, वो मतलब जो आकलन लगाती है ना, तो ये महिला ही कर सकती है, कोई एक पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं है। पुरुष तो बेचारा 200 मांगेगा सामने वाला ना, तो 200 पकड़ा भी देगा और बोलेगा भाई ठीक है ना, कम तो नहीं है ना, ठीक है ना। वो हो सकता है 200 की जगह वो 250 भी पकड़ा दे, ठीक है। पुरुष कभी बार्गेनिंग नहीं करता, ठीक है। पुरुष अलग ही चरित्र का मतलब व्यक्ति होता है, और महिला है वो इस चीज में पारंगत होती है ना, वो इस चीज में बड़ी पारंगत होती है, बड़ी ट्रेंड होती है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो फिर वो लोग दुकानदार बोलते हैं नहीं नहीं दीदी बिल्कुल 20 ही रुपया का, तो वो 20 तो कहते नहीं, बोले बोले 50 रुपये की तो खरीदी है हमारी, ठीक है, आप एक काम करो 50 में ले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो बोलते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन है, हेयर्स ब्रेथ का मार्जिन है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आता है आपको हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है कि कोई काम बड़ा करना मुश्किल है, कोई काम बड़ा करना मुश्किल है, तो उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व, ठीक है ना। ऐसा कोई कार्य जिसको करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आजकल
अच्छी जॉब पाना भी बहुत मुश्किल है बेटा, हार्ड नट टू क्रैक है। अ हॉट पोटैटो डे, सॉरी अ हॉट पोटैटो, अब धीरे धीरे टाइम हो गया ना, धीरे धीरे थकान होने लगी है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि कोई ऐसा मुद्दा जो बड़ा ज्वलनशील है, या जो बड़ा ही क्या कहते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कश्मीर का मुद्दा बड़ा हॉट पोटैटो है, ठीक है ना, उसको कोई भी टच नहीं करना चाहता, ठीक है। ये धार्मिक मुद्दे होते हैं, हाँ कश्मीर का मुद्दा तो एक बार को सॉल्व भी हो जाएगा। जो हमारे देश में धार्मिक मुद्दे हैं ना, वो बड़े हॉट पोटैटो होते हैं। सरकारें भी उससे उस पर बोलने से बचना चाहती हैं, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि हमने कुछ बोल दिया और किसी की मतलब धार्मिक आस्था अगर वो हो गई, मतलब समझ रहे ना, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच गई, तो भैया हमारा तो हो गया पैकअप। क्योंकि हमारे देश में आज भी वोट बेटा धर्म के आधार पे दिए जाते हैं, है ना, मतलब बड़ी समस्या है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तभी देश का विकास करते हो, ठीक है, धर्म तो होना ही चाहिए भाई, हर बंदा धार्मिक होता है, लेकिन धर्म के नाम पे वोट तो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इलेक्शन तो भाई काम के नाम पर ही होना चाहिए। चलो, आ हाउस ऑफ कार्ड्स, अरे हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि ताश के पत्तों का महल बना रहे हो तुम, ठीक है ना। पुरानी फिल्मों में होता था ना कि इतने ऊंचे ख्वाब मत, अपनी आंखों से ऊंचे ख्वाब मत देखो, है ना, और ताश के पत्तों के महल मत बनाओ, एक हवा चलेगी तो महल ढह जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से तो ऑब्वियसली आते हैं कि कोई ऐसी चीज, ठीक है ना, जो बड़ी फ्रेजाइल है ना, बड़ी इनसिक्योर है ना, फ्रेजाइल का मतलब बहुत जल्दी टूट जाएगी, तो ऐसे ताश के पत्तों का घर मत बनाओ, महल मत बनाओ भाई। थोड़ी नींव मजबूत करो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा पैसा कमाओ, तब जाके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, है ना। ये नहीं कि किसी लड़की को, जनरली लड़के ऐसे करते हैं, ऐसे भी होते लड़के, है ना, अभी मैंने बोला लड़के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, किसी लड़की को झूठ सच बोल के कि एक हमारा मकान वहां भी है, एक हमारा मकान वहां भी है, एक हमारा मकान वहां भी है, बोल बाल के उससे शादी कर ली बेचारी से, है ना, समझ रहे ना, प्रेम विवाह कर लिया। फिर जब वो बच्ची आई उसके घर, तब पता चला कि हकीकत तो बहुत दूर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ क्या दिखाए थे, उसने ताश के महल दिखाए थे, ठीक है ना, और जो कि उसके ताश के महल फिर क्या हो गए, वो ढेर हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हास्य का पात्र, ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति है जिसको देख के लोग मतलब ऐसी खाली पीली मतलब उसको छेड़ते रहते हैं, है ना। खासकर क्या होता है कि जो बंदा अपने घर परिवार में कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा सीधा हो, है ना, ये कम पढ़ा लिखा तो नहीं, ये डिलीट हो जाएगी, जो ज्यादा सीधा व्यक्ति हो, है ना, क्योंकि सीधे व्यक्ति को लोग बहुत छेड़ते हैं, ठीक है, उसको बिठाएंगे अपने बगल में, उससे मजे लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो फैमिली, जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती है, कोई घर में फंक्शन होता है, तो वो बंदा क्या होता है, उन सबके लिए क्या होता है, वो लाफिंग स्टॉक होता है ना, उसको लोग छेड़ते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है। और भाई कैसे चल रहा है, ये है वो है, ठीक है बेटा, समझ ही गए होगे, है ना। हर घर परिवार में ऐसी बातें होती ही रहती है। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी को शाबाशी तो दे रहे हो लेकिन मन से नहीं दे रहे हो, है ना। आप बोला हाँ ठीक है, मतलब सार्केस्टिकली आप किसी को बोले हाँ अरे बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई तुमने, तो ये तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा बंदा बोले आपको अरे भाई साहब क्या क्या मकान बनाया आपने, वाह वाह, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता, तो समझ जाना भाई वो आपको लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे, है ना, वो आपसे मजे ले रहे हैं, वो सरकेस्टिकली बोल रहे हैं वो ये बात, ठीक है। और आप वो सीधे बंदे, आप खुश हो जाते हो, अरे वाह वाह हाँ भाई मेहनत तो बहुत की है मैंने सच में, ठीक है ना। जैसे मान के चलो अगर कोई बंदा, मैं किसी को ऐसे ऐसे वो नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी बंदा, कोई बंदा मतलब कांस्टेबल बन गया, है ना, हवलदार बन गया, या किसी की सरकारी नौकरी लगी नहीं, पियोन की लग गई, भाई उसके गांव मोहल्ले में ऐसा स्वागत हो रहा है उसका, है ना, इतनी मालाएं पहनाई जा रही है जैसे लग रहा है कि आईएएस आईपीएस ही बन गया हो। तो ये भी कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है। हो सकता है सब लोग उसके मजे ले रहे हो ऐसे भी हो सकता है। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि एंथुसियाज्म दिखाना, किसी चीज में उत्साह दिखाना, ठीक है ना, किसी कार्य को करने के लिए उत्साह दिखाना, तो उसको लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अ लाइव वायर। अब देखो लाइव वायर का मतलब, लाइव वायर जब भी ये ईडीएम में पढ़ाता हूं ना बच्चे को, तो मेरे को एक ही बंदा नजर आता है,
असल जीवन में मेरे को लाइव वायर जैसा कोई बंदा नजर नहीं आता, क्योंकि इतना एनर्जेटिक नहीं। आपने देखा होगा ना, एक एक्टर है बंदा वो रणवीर सिंह, उसके अंदर बड़ी एनर्जी है ना, भागता दौड़ता आता है एकदम, है ना। तो बस वही सोचो, रणवीर सिंह समझो इसको, ठीक है ना, लाइव वायर, ठीक है, मतलब बड़ा एक्टिव और लाइवली बंदा, है ना, एक जगह टिक ही नहीं सकता, है ना। हम लोग जनरली क्या होता है, लेथार्जिक होते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं एकदम, है ना, कोई आगे मिला और भाई ठीक है, फिर क्या, अरे भाई कट रही है बस, है ना, बस इतनी ही बात होती है। लेकिन ये कोई कोई बंदे होते हैं बड़े एकदम माहौल बना देते, एकदम आते साथ, अरे भाई कैसे हो तुम, और बताओ, ये समझ लो ना, लाइव वायर मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बंदा, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, टाइम इज रनिंग, और टाइम ही मनी है, टाइम है नहीं अपने पास। अलॉट ऑन योर प्लेट, अलॉट ऑन योर प्लेट का मतलब होता है एक बार में बहुत ज्यादा आपको काम मिल गया, है ना। जैसे आपको पता है ना, जैसे हाँ बहुत बार क्या होता है, स्कूल में भी मैथ्स वाले टीचर ने भी दे दिया काम, साइंस वाले ने भी दे दिया, एसएसटी वाले ने भी दे दिया, हिंदी वाली मैम ने भी दे दिया, सबने एक साथ इतना काम दे दिया, बच्चा करे तो करे क्या। अब वो कैसे समझाए, एक टीचर काम दे तो उसका निपटा भी दे, 5-5 6 सब्जेक्ट का काम एक दिन में कैसे निपटाएगा। तो वही होगा, अ लॉट ऑफ ऑन योर प्लेट। मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट का मतलब, अच्छा ये वाले बहुत अच्छा आप ही क्या, हाँ मैं यही बोलने वाला था कि मैन से रिलेटेड है, काफी सारे इडियम्स है ना, जैसे दिख भी रहे सामने, मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है ना। तो मैन ऑफ स्ट्रीट का मतलब होता है कोई ऑर्डिनरी बंदा, है ना, कोई ऑर्डिनरी बंदा जो मतलब अपनी लाइफ जी रहा है, मतलब साधारणता जी रहा है, ठीक है ना, किसी को अच्छा बोला ना बुरा बोला, है ना। कहते ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार, है ना। हमें किसी से ना कोई किसी से दोस्ती इतनी खास है, ना किसी से दुश्मनी है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, मैन ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, जो ज्यादातर है ना गलियों में रहता है, ऑर्डिनरी पर्सन। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है पढ़ा लिखा बंदा, है ना, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा बंदा, है ना। कोई आपके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाँ ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, जैसे ये स्ट्रॉ खड़ा रहता है ना, आपको पता खेत में ऐसा, है ना, एक बीच में बांस का खंबा होगा कुछ, है ना, उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं पक्षियों को उड़ाने के लिए। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब, वैसे तो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ, लेकिन उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति, जो कोई काम नहीं करता। अब जैसे ये है, ये जो स्ट्रॉ, हमारे यहाँ तो कुछ और कहते हैं इसको, है ना, वो वर्ड बोल भी नहीं सकता है। इसको अगर खेत में रखते तो ये थोड़ा कुछ काम करता है देखा जाए तो, है ना। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कोई निकम्मा व्यक्ति, है ना, यूजलेस पर्सन। तो आपके जीवन में भी बहुत सारे यूजलेस पर्सन होंगे, है ना। तो आप समझ सकते हो कि मैन ऑफ स्ट्रॉ है, बाकी उसके ऊपर मुंह पे मत बोलना, है ना, तो वो बुरा भी मान सकता है। फिर आता है मेयर नेस्ट, मेयर नेस्ट का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अ मंथ ऑफ संडे, मंथ ऑफ संडे का मतलब जिसमें बहुत सारी छुट्टियां हैं, ऐसा कोई महीना जिसमें आपको बहुत, जैसे गर्मियों की छुट्टी है, तो गर्मी की छुट्टी में हर दिन संडे है ना। जब हम छोटे हुआ करते थे, अब तो खैर हम लोग काम हम करते, तो हम तो क्या गर्मी की छुट्टी क्या सर्दी की छुट्टी, है ना, सब एक ही है, सावन हरे न भादो सूखे, है ना, अपने तो सारे दिन एक। हमें तो संडे को ही पढ़ाना पड़ता भाई, ठीक है ना, तो हमारे लिए तो संडे वनडे एक ही जैसी चीज है। एक छोटे हुआ करते थे गर्मी की छुट्टी में, तो ये भी नहीं पता रहता था कि आज कौन सा दिन है, छुट्टी वाले दिन तो हर दिन संडे ही लगता था। बात समझ रहे हो ना, संडे हो या मंडे, डेली हो रहा है, डेली ही फंडे है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता संडे से हमें क्या लेना था मंडे से, जब डेली छुट्टी है तो, ठीक है ना। तो मंथ ऑफ संडे का मतलब जिस मंथ में बहुत सारी छुट्टियां हो। अ मूड पॉइंट, अब मूड पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट पे आके कोई लोग रुक गए हैं कि उसके आगे कोई हल नहीं है, मतलब डिस्प्यूट हो ही गया है। बात समझ रहे हो ना, कि सपोज करो कि दो भाई हैं, दो भाइयों में हर चीज का, पिताजी की डेथ हो गई मान लो, है ना, एक सिचुएशन तो बनानी ही पड़ेगी ना। तो भाई हैं, अब भाइयों ने सब चीज का बंटवारा कर दिया, या पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन माताजी तो हैं, लेकिन माताजी का बंटवारा कैसे हो, है ना। सामान का तो सब बंटवारा कर सकते हो तुम, जो एक्स्ट्रा होगा तो उसको बेच भी दोगे, बोले ये एक्स्ट्रा है तो इसको बेच के फिर आधा आधा पैसा ले लेंगे, है ना। लेकिन माताजी का कैसे बंटवारा होगा। अच्छा एक बार को ये भी मान लो, वो बोल देगा चल 3 दिन तुम रखो 3 दिन मैं रखूं, तो बोले फिर संडे को कहाँ जाएंगी,
या फिर बोलेगा अच्छा महीने में 15 दिन तुम रखो, 15 दिन मैं रख लेता हूँ, दोनों भाइयों ने एग्री कर। तो अगर जिस महीने में 31 दिन होगा तो एक दिन कहाँ जाएंगी माता जी? तो ये बोला क्या हो गया, वो मूट पॉइंट हो गया, है ना। मूट पॉइंट का मतलब ये डिस्प्यूट बना ही रहेगा, ठीक है। हालांकि हर चीज का सोल्यूशन होता है अगर बैठ के किया जाए, है ना। चलो, निगनॉग, निगनॉग का मतलब जो बंदा बेवकूफ है, फूल है, उसको निगनॉग कह सकते हैं, है ना। फटाफट पढ़ेंगे थोड़ा। अ पेन इन नेक, ठीक है। अब पेन इन नेक जैसे बोलते हैं ना कि गले की हड्डी ना उगली जाए ना निगली जाए। तो पेन इन नेक का मतलब अगर आपके गले में दर्द है, मतलब गर्दन में, तो फिर आपको इरिटेशन रहेगी, है ना। तो बोले यार ये तो सिर दर्द बन गया, है ना। कोई बंदा है बड़ा इरिटेट करता है आपको, बोलता है यार ये तो मेरी सिर दर्द बन गया, ये तो, है ना। तो ऐसे उसको इंग्लिश में पेन इन नेक कह देते हैं, ठीक है बेटा। फिर अ पीस ऑफ माइंड, अ पीस ऑफ माइंड, अच्छा ये एक ऐसा इडियम है जिसको आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड का मतलब, इसका मतलब ये उल्टा ही है बिल्कुल। ये किसी ने बनाया, बड़ा sarcastically बनाया है कि पीस ऑफ माइंड आपको लगेगा कि अरे इसका मतलब हो रहा है दिमाग को ठंड मिल गई, शांति मिल गई। लेकिन इसका मीनिंग उल्टा है। इसका मीनिंग है अब आए ना मजा। जैसे मान के चलो आपको घर पर डांट पड़ी, मम्मी आपको बड़े दिनों से समझा रही थी कि बेटा तुम थोड़ा, आप छुट्टियां चल रही, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो, फिर तुम्हारे पापा देखते हैं बड़े गुस्सा करते हैं, किसी दिन ढंग से तुमको समझाएंगे, ठीक है। तुम नहीं मानते बात। फिर एक दिन पापा क्या करते हैं, एक दिन देखते हैं ये बच्चा मान ही नहीं रहा, तो एक दिन बेल्ट निकालते हैं, ठीक है, और तुमको स्वाद चखा देते हैं। तो मम्मी कहती है अब आया ना मजा। अब आया ना मजा का मतलब सार्केस्टिकली बोली ना, मतलब अब पता चला तुमको। तो वही है, पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि कोई तुम्हें डांटता है तो बोलते हैं अब पड़ी कलेजे को ठंडक है, इतने दिनों से समझा रही थी मैं, समझ में नहीं आ रहा था तुमको, ठीक है। तो उसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड, अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड, एन इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वे द मीनिंग इंश्योर मोर डिफिकल्टी देन द डिस्क्रिप्टिव। अच्छा हाँ, तो इमेज ये बोल रहा है कि इमेज, किसी इमेज को देख के या फिर एक पर्सन को देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। अब पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी क्या सिचुएशन है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी ने कोई मर्डर कर दिया, है ना, तो आप सीधा सीधा आप बोलते हैं ये तो मर्डरर है, हत्यारा है ये, है ना। आम लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन उनकी कोर्ट में प्रोसीडिंग क्यों होती है, क्यों ट्रायल होती है? क्योंकि जज जानना चाहता है कि भाई ऐसे कौन से सरकमटेंसेस रहे कि इसने, इस बंदे ने क्या की, किसी की हत्या कर दी, ठीक है ना। और उसके आधार पर उसको सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि मर्डर केस है तो 7 साल की सजा या 14 साल की या उम्र क्या जो है मिल ही जाती है, नहीं, वो अलग अलग वेरी करती है ना। अपने क्या पता अपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया उसने, वो बंदा ही उसको मारने आया, फिर उसी की गन छीन के उसने मार दिया, तो सेल्फ डिफेंस में मर्डर तो मर्डर नहीं है, होगा ना। बात समझ रहे हो? तो वही बात है कि अब पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड, तो आप एक किसी इंसान को देख के जज नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से आप उसको जज करो, है ना। मतलब जज करना भी नहीं चाहिए किसी को, हमको ज्यादा जजमेंटल बनना भी नहीं चाहिए। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? फिर वही बात कि कोई बहुत आसान कार्य होता है उसको कहते हैं अ पीस ऑफ केक। अ रे ऑफ होप, रे ऑफ होप को तो आप जानते हैं हिंदी में भी क्या कहते हैं, उम्मीद की किरण, बोलते हैं ना कि तुम ही मेरी उम्मीद की किरण हो, तो रे ऑफ होप। आ रेड रैग टू बुल, रेड रैग टू बुल का मतलब बोलते हैं ना, हिंदी में भी तो एक कहावत है ना, हम बोलते हैं आ बैल मुझे मार। अब बैल को तुम इशारा करोगे, किसी व्यक्ति को खाली पीली छेड़ोगे तो वो तो फिर रिएक्ट करेगा ही ना, है ना। तो तुम किसी से मजे ले रहे हो, फिर उसने कुछ बोल दिया तुमको, फिर तुम्हें बुरा भी लग जाता है, फिर बोलते हो यार, तो भाई तुम बैल को छेड़ो ही मत। मतलब कहते हैं सांड को लाल कपड़ा दिखाओ मत, अगर सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है ना। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, कोई बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा भी होगा जितने भी कैलेंडर्स होते हैं, है ना, और कैलेंडर में जितनी भी छुट्टी वाले दिन होते हैं वो रेड कलर में लिखे होते हैं। रेड लेटर मतलब लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, ये लेटर का मतलब होता है अक्षर, ये वो वाला लेटर है। तो रेड लेटर डे का मतलब जो लाल रंग से अक्षर लिखे होते हैं ना, वो वही होते हैं जो छुट्टी वाले दिन होते हैं। और छुट्टी जब ही होती है जब कोई इंपॉर्टेंट डे होता है ना, नहीं तो ऐसे क्यों छुट्टी लोगे तुम। आर रिफ्ट इन द ल्यूट, ठीक है ना, मतलब कोई ऐसी, रिफ्ट इन ल्यूट का मतलब होता है कि जैसे ये है बजाने वाला,
इसमें क्रैक आ गया है ना, तो ये बजेगा ही नहीं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन होगी है कि जिसमें हम कोई चीज आगे, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, फिर बोलते हैं हमको एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, तो वो एक सिचुएशन होती है अ रिफ्ट इन द ल्यूट वाली, ठीक है। अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो सबको दिक्कत करता है। नेक्स्ट है सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ का मतलब होता है पवित्र गाय, है ना। हिंदी में लिटरली मतलब लिटरल मीनिंग तो यही होगा। और पवित्र गाय का मतलब ये होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि नोबडी इज सैक्रिसेंट, है ना, कोई भी पवित्र नहीं है इस दुनिया में, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ ये बोलते हैं, ये बड़ा फेमस है, मतलब ये इडियम हिंदी में बड़ी फेमस है कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है आज के टाइम में, बोलते हैं ना, तो वही दूध का दूल्हा का मतलब सेक्रेड काउ, है ना। फिर नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है। सेफ पेयर ऑफ हैंड का मतलब होता है कि जिस बंदे पे आप विश्वास कर सकते हो, अ रिलायबल पर्सन। अब फटाफट करते थोड़ा, ठीक है ना, अब फटाफट करते भाई। अब कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि 100 का मैं टारगेट लेके चलो, 100 इडियम तो कराने ही कराने, या इतने ही कराऊं, आप बताओ, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, कराने को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करा सकता हूँ। अगली बार से ना मुझे कमेंट में बता देने कि एक वीडियो में इतने ही आप क्या कहते हैं ईडीएम्स कराना है, या इतने ही क्वेश्चंस कराया करो, है ना, या इतनी लेंथ की वीडियो रखा करो, उतनी ही मैं रखा करूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अ सी चेंज। अ सी चेंज का मतलब ऐसा, मतलब सी के जितना कोई बदलाव हो जाए किसी में, ठीक है ना, तो मतलब यह है कि बहुत बड़ा बदलाव होना, ठीक है ना। शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है, बहुत कम टाइम में किसी काम को करने के लिए बोलना। आ शॉर्ट इन आर्म का मतलब क्या होता है, आ शॉर्ट इन आर्म का मतलब होता है कोई चीज आपको बड़ी एनकरेज करती है, कोई चीज आपको बड़ी एनकरेज करती है काम करने के लिए, है ना। जैसे आपको किसी दिन किसी ने डांट दिया और फिर आपने बोला अब तो मैं पढ़ाई करके ही रहूंगा, अब तो इनको कुछ बन के दिखाऊंगा, तो उनकी जो डांट है, उन्होंने जो डांटा वो आपके लिए आज शॉर्ट इन आर्म का काम करेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने क्या किया, अपने आप को ऐसे बोल दिया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आज शॉर्ट इन द डार्क, ये तो हिंदी में भी एक कहावत है ना, अंधेरे में तीर चलाना, है ना। अब अंधेरे में तीर चलाओगे तो जरूरी थोड़ा निशाने में लगे, है ना। तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब ये है कि निशाने पे लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है ना। जैसे कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस भी अंधेरे में तीर चलाती है, हो सकता है ये क्रिमिनल होगा या नहीं होगा। अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है ना। अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब अ पर्सन और थिंक दैट एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड रिलीव्ड टू सी। अच्छा, मतलब आंखों को किसी बंदे को देखकर आपकी आंखों को सुकून मिलता हो, तो समझ रहे हो ना, बात समझ गए ना। किसी को देख के आपको सुकून मिलता है तो उसको कहते हैं अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है ना। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, ठीक है, बस वही वाली बात है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है ना। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है कि हल्की फुल्की पनिशमेंट देना, छोटी, मतलब किसी को डांट दिया हल्का सा, ठीक है, ताकि वो अपने ट्रैक पे आ जाए। स्नेक इन दी ग्रास। स्नेक इन दी ग्रास का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप, है ना, वही है इंग्लिश में ये मीनिंग। स्नेक इन दी ग्रास का मतलब ये है कि आस्तीन का सांप, ग्रास में सांप दिख नहीं रहा, सांप, और हो भी सकता है और हमको डस भी सकता है, ठीक है ना। आ सोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स, ठीक है। आई स्क्वायर पैग इन राउंड होल, ठीक है ना। आ स्क्वायर पैग इन राउंड होल, तो ये तो फिट ही नहीं होगा, मतलब ऐसी सिचुएशन, एक सिचुएशन की आपने ऐसी उसका सॉल्यूशन निकाला जो फिट ही नहीं होगा। अब राउंड होल है, उसके अंदर स्क्वायर की चीज कोई फिट कर रहे हो, टाइल, तो फिट होगी क्या, नहीं, फिर भी तो जगह बच जाएगी ना। तो ऐसा सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का निकालना जो कि सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो लेंगे भाई तुम करो ही मत, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। सोल्यूशन दो तो परफेक्ट दो, अगर इतना गड्ढा है तो आपको गोल टाइल ही लगानी पड़ेगी, है ना, बात ये। आ स्टिफ नेक पर्सन। स्टिफ नेक पर्सन का मतलब ये होता है कोई घमंडी आदमी, है ना, जो किसी से इतना, मतलब किसी के आगे झुकता ना हो, उसको कहेंगे स्टिफ नेक्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ऐसे जज तो हम नहीं करना चाहिए किसी को, एक्चुअली में इसीलिए तो और भी कहावतें बनाई गई हैं कि हजारों शख्सियत होती है एक इंसान में, हजारों शख्सियत होती है एक इंसान में, तो जब भी देखो बार बार देखो। समझ में आया, नहीं समझ लो, जरूरी नहीं है कि आज तुमने किसी बंदे से बात की
और तुम उसने थोड़ी सी तुमसे रूडली बात कर दी तो आप उसको जज ही करने लगो, अरे यार ये तो बड़ा बंदा रूड बहुत है, ये बहुत रूडली बात करता है। अरे हो सकता है वो उस समय कुछ ही टेंशन में बैठा हो, कुछ उसकी दिमाग में ऐसे चल रहा हो जो उसको खाए जा रही हो, उसने नहीं ध्यान दे पाया कि तुम हो या उससे बात करो। बहुत बार होता है बंदा इतना इंटेंसली किसी चीज में खोया होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हजारों किरदार होते हैं एक आदमी में, जब भी देखो बार बार देखो। मतलब एक इंसान को एक बार में नहीं परखना चाहिए। हाँ, बार बार ही आपको वो अगर रूडली बिहेव कर रहा है तो वो रूड ही है, हाँ ठीक है। मतलब आप जब भी बात कर रहे हो उससे तभी वो रूडली बिहेव करे तो इसका मतलब वो है। लेकिन फर्स्ट टाइम एक बार आप मिले और एक बार में आपने जज कर लिया, दिस इज नॉट द गुड थिंग। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा इंसान हो और तुमने सिर्फ उसको जज कर लिया और अपनी लाइफ से एक अच्छा इंसान खो दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम में अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है भाई, लोग बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर वही है, मैं भी जजमेंटल हो रहा हूँ। जजमेंटल ही तो नहीं होना है, क्योंकि हम किसी को देख के जज करें इतने बड़े हम अभी नहीं हुए। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है सिर्फ जहां पे मतलब इतने नजदीक कोई चीज इतने पास है कि बिल्कुल ऐसे पत्थर फेंकोगे वो, मतलब बात समझ लो ना। जैसे मान के चलो, जैसे मैं आगरा से हूं तो बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर फिर तो ताजमहल तो आपके घर के पास ही होगा, है ना। हालांकि मेरे घर के पास नहीं है, हमारा घर बहुत दूर है। आगरा मतलब बहुत बड़ा है, आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आगरा से है जो वो ताजमहल के बगल में ही रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों को ऐसे लगता है, अरे अच्छा आप तो फिर तो ताजमहल घूमते रहते होगे। मैं बोलता हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना बहुत बार, तो ताजमहल पे जाके अटक जाती है, फिर मैं भी ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो उनको ऐसा प्रिटेंड कराता हूँ मैं कि वो जो ताजमहल है वो क्या है, हमारे घर से स्टोन थ्रो दूर है, मतलब पत्थर फेंकोगे तो वो ताजमहल पे जाके लगेगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है ना। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि भाई हाँ ऐसा नहीं है कि आगरा में मैं रहता हूँ तो बिल्कुल ताजमहल के बगल में ही मैं रहता हूँ, ठीक है। स्टोम इन टी कप, ठीक है। एक छोटी सी, जैसे बोलते हैं ना तिल का ताड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, छोटी बात पे बतंगर बना देना, छोटी बात पर बतंगर बना देना, तो उसी को कहते हैं आ स्टोम इन टी कप, आ स्टोम इन टी कप, ठीक है। फिर स्टफ शर्ट का मतलब भी वही होता है, कोई ऐसा बंदा जो बड़ा घमंडी टाइप हो, ठीक है। हाँ जज तो नहीं करना। अ थॉर्न इन द फ्लैश, भाई ऑब्वियस सी बात है, अच्छी चीज अगर आपको गुलाब की खुशबू, आप अगर गुलाब की खुशबू चाहते हो तो आपको कांटे भी झेलने पड़ेंगे, तो आपको कांटे भी झेलने पड़ेंगे, इसी को कहते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश, ठीक है। गुलाब के साथ कांटे भी आएंगे। अब वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है ना। वॉक ऑफ लाइफ का मतलब कि जैसी लाइफ चल रही है बस वैसी चली रही है। अब पर्सन, ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, ठीक है। अब वेट ब्लैंकेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपके पास है, लेकिन आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई स्पोर्ट बाइक है, लेकिन दिल्ली में कहाँ दौड़ाओगे, हर जगह तो जाम ही इतना रहता है। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वेट ब्लैंकेट है कि आपके पास कंबल तो है लेकिन सर्दी में कंबल ओढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि वो गीला भी है। तो गीला कंबल थोड़ा ना ओढ़ोगे और ठंड लग जाएगी, है ना। तो आप सोचते हो कि चलो फैमिली वालों को कहीं घुमा के ले आता हूँ, गाड़ी निकाली घर से, पता चला ट्रैफिक ही इतना मिलता है, सबका मूड ही खराब हो गया। वो बोले थे इससे बड़ी तो घर पे ही ठीक थे, कम से कम टीवी देख लेते, कुछ कर लेते, तो उसी में एंजॉय हो जाता। हम सोचे एंजॉय करने जाएंगे और ट्रैफिक में फंस गया और मूड खराब हो गया सबका, ठीक है। ऐसी व्हाइट एलिफेंट, अब व्हाइट एलिफेंट भी होते हैं, ध्यान रखना थाईलैंड वगैरह में होते हैं व्हाइट एलिफेंट, लेकिन व्हाइट एलिफेंट ना थोड़े वल्नरेबल होते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे हमारे यहाँ जो ग्रे कलर के एलिफेंट होते हैं, ये जो हमारे इंडियन एलिफेंट्स होते हैं। तो व्हाइट एलिफेंट इसलिए कहा जाता है कि कोई चीज बड़ी महंगी है, शो ऑफ की है, लेकिन यूजफुल नहीं है, बस वो दिखावे के लिए ही है ना। जैसे कि मान के चलो फिर वही बात है, आपने कोई फरारी वगैरह ले ली इंडिया में, लेकिन रोडों की हालत क्या पता ही है, तो चला ही नहीं पाओगे। तो इंडिया में फरारी या कोई स्पोर्ट्स कार लेना वास्तव में एक व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि है भी महंगा, उसकी मेंटेनेंस भी महंगी है और आप उसको इतना ज्यादा यूज कर भी नहीं सकते, तो व्हाइट एलिफेंट हो गया। अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है कि
जंगली पक्षी को पकड़ना, है ना। मतलब किसी, इसका मतलब वैसे लिटरली इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसको अचीव करना नामुमकिन है। ठीक है, सपोज करो आपने सोच लिया है, बाकी हालांकि अगर सोच लिए तो हो भी सकता है, आपने सोच लिया है कि आप आईएएस बनोगे, ठीक है, तो आईएएस बनना बेसिकली एक वाइल्ड गूस चेस करना ही है ना। हो सकता है बन भी जाओ लेकिन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यूपीएससी क्रैक करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, ठीक है, हमने भी बहुत समय इसमें वेस्ट कर दिया। अब वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, फिर वही है, भेड़ की खाल में भेड़िया, हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में तो कहावत है ये, भेड़ की खाल में भेड़िया, ठीक है ना। तो वुल्फ इन शीप मतलब जानते हो कि कोई व्यक्ति आपको लगता बहुत ही स्वामी टाइप का है लेकिन एक्चुअल में है वो थोड़ा, बस समझ जाना, हाँ ठीक है। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन। चलो अब तो बहुत कम रह गए, तो फटाफट निपटा देते हैं यार, अब तो फटाफट निपटा, अब और भी फास्ट करूंगा मैं, अब और भी फास्ट। एक्लिस हील, एक्लिस हील उसको कहते हैं, बहुत ही आपकी जो कमजोरी होती है ना उसको एक्लिस हील कहते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, एक एक्लिस नाम का बंदा था, उसकी माता ने उसको एक पवित्र जल में डुबोया लेकिन एड़ी से पकड़ दिया, तो एड़ी वाली जगह ही कमजोर है, जैसे हमारे यहाँ दुर्योधन था, उसका भी सेम सीन था। तो जब लड़ाई हुई तो वो मर नहीं रहा था एक्लिस, क्योंकि वो हर जगह से मजबूत था, तो किसी ने उसके सगे ने बताया कि भाई इसकी एड़ी में मारो बाण तीर, तो एड़ी में लगा, एक्लिस घायल हो गया क्योंकि एड़ी ही उसकी कमजोर थी। तो जो भी आपकी कमजोरी होती है उसको हम एक्लिस हील कहते हैं। एसिड टेस्ट का मतलब किसी को टेस्ट करना, किसी को टेस्ट करे तो एसिड टेस्ट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ऑब्वियस बात है कि काम बोलता है, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है। एडम्स एप्पल, अरे एडम्स एल का मतलब वाटर को कहते हैं, जैसे H2O साइंस में कहते हैं ना वाटर को, वैसे आपको फिलोसफिकली अगर बोलना है कि पानी लाओ, लेकिन पानी नहीं बोलना चाहते, H2O बोल दिया, H2O भी नहीं बोलना चाहते तो आप बोलो एडम्स एल ले आओ, एडम्स एल का मतलब वाटर होता है। एड फ्यूल टू फायर, मतलब फायर आग में और घी डालना, हिंदी में भी तो कहते हैं आग में घी डालना, सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, है ना, मतलब जले पे नमक छिड़कना। देखो ना, हर इंग्लिश ईडियम का हिंदी ईडियम है, हिंदी कहावत है या मुहावरा है, या हिंदी का भी इंग्लिश कह सकते हैं, है ना, हो सकता है। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है क्या कहते हैं, जले पे नमक छिड़कना। आफ्टर वंस ऑन हार्ट, मतलब अपने से किसी चीज को शेयर करना। अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब टाइम से आगे भागना, है ना। एड एंड एवेट, ठीक है, ऐसे बंदे के साथ जुड़ना जो क्राइम करता हो या क्राइम में किसी का भागीदार होना, ठीक है ना। एलोस एक्सर्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हो किसी काम को करने में। ऑल एगोग, एल एगोग का मतलब होता है अचंभित होना, अचंभित होना, सरप्राइज होना। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है पजल हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, मतलब लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, तो आई एम एट ऑल सी, है ना, मैं कहा हूं ऑल एट सी, सॉरी उल्टा बोल दिया, आई एम ऑल एट सी, ठीक है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं। ऑल बार्क नॉट बाइट, ठीक है ना, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, है ना, भौंकने वाले काटते नहीं, ये भी है ना हिंदी में कहावत। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब ध्यान लगा के सुनो। ऑल गुड थिंग्स कम टू द एंड, है ना, अंत भला तो सब भला, हिंदी में भी कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब हमको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, बात समझ रहे हो ना। अगर मैं मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, जैसे अब मेरे सामने कोई उर्दू में कुछ लिख दे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना, तो इट इज ऑल ग्रीक टू मी, कोई चीज समझ में ना आना उसको कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी। ऑल इन द सेम बोट, मतलब सब एक ही सिचुएशन में, हिंदी में कहते हैं ना इसको एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इन द सेम बोट, है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। ऑल माइट एंड मेन, ठीक है, विद फुल फोर्स, पूरे जोरदार तरीके से कोई काम करना। ऑल मून शाइन, ठीक है ना, जो भाई दूर जो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हाँ अरे मैं बोलता रहा हूँ हर एक इंग्लिश ईडियम के, लगभग हर एक इंग्लिश ईडियम का हिंदी ईडियम भी है, हिंदी मुहावरा भी है। ऑल मून शाइन्स का मतलब ये होता है जैसे हम बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब दूर कहीं ढोल बज रहा हो बड़ा अच्छा लगता है, अपने पास आए ना तो बड़ा उसको मतलब झेलना मुश्किल हो जाता है, तो वही है, दूर से चांद भी चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, मतलब हर जगह एवरीवेयर, ठीक है बेटा। तो दिस इज इट,
आज हमने 100 ईडीएम करे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब भी 100 करेंगे। लेकिन मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि जितने भी ईडीएम है आप लिखो, उनके मीनिंग भी लिखो, ठीक है ना। अगर आप कहोगे इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तब तक के लिए ठीक है, पढ़ते रहो। और दूसरी बात कि और भी वीडियोस आएंगी, सारी आएंगी, और मैं बड़ा स्लोली पढ़ाऊंगा। देखो अगर किसी को इससे ऐतराज है ना, तो रहे बेशक, मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपको अगर जल्दी है तो आप वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो वीडियो को, लेकिन मैं इतना स्लोली ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी ऑफ, है ना, साइन ऑफ। दिस इज सचिन कुमार साइनिंग ऑफ।